तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस चैप्टर नंबर 1, जिसका पार्टनरशिप के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो यदि हम बात करूं चैप्टर नंबर 1 की, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है गैर लाभकारी संस्थान, ऐसी संस्थान जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। आइए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रेफर those organization which objective does not making any profit, making any profit। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो संस्थाएं होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। विच प्रमोट, प्रमोट का मतलब क्या होता है जी? बढ़ावा देना। विच प्रमोट देयर ऑब्जेक्टिव, जो अपने ऑब्जेक्टिव को क्या करती हैं? प्रमोट करती हैं। लाइक एस गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, डिस्पेंसरी एक्सेट्रा। तो ये एग्जाम्पल्स है कुछ एनपीओ के जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल का उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना होता है, उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एनपीओ लाभ नहीं कमाती, ये जो भी अपना फंड रेज करती हैं या जो भी अर्निंग्स करती हैं उनको अपने ऑब्जेक्ट पर ही क्या कर देती हैं? खर्च करती हैं। जिस उद्देश्य के लिए इन्हें बनाया गया है उसी उद्देश्य पर ये अपने फंड को खर्च कर देती है। तो यदि एनपीओ का तुमसे कोई एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप बोलेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स, डिस्पेंसरीज एंड अदर्स। यदि मैं बात करूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एनपीओ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होंगे? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होंगे? तो ये कौन कौन से अकाउंट्स बनाती है? तो फर्स्ट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स जस्ट लाइक कैश बुक। और इसका नेचर कैसा होता है? रियल अकाउंट। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर कैसा होता है। इसके बाद सेकंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बात आती है कि एनपीओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों नहीं बनाती है? Why NPO does not make profit and loss account? क्योंकि इनका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना नहीं होता। और यदि इसी के दौरान ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मतलब है कि इनका उद्देश्य लाभ कमाना है। तो ये उसी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से पुकारती है। और इनका नेचर क्या होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट,
इसका नेचर क्या होता है जी, नॉमिनल अकाउंट। इसके बाद ये क्या बनाती है जी, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये दो बैलेंस शीट बनाती हैं, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट। यदि मैं बात करूं, बैलेंस शीट हमेशा एक ही डेट की होती है। पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट इस साल की ओपनिंग बैलेंस शीट होगी और इस साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट अगले साल की ओपनिंग बैलेंस शीट होगी। तो ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एनपीओ। अब इसी के बाद हम बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो यहां तक आप यदि इसे लिखना चाहते हैं तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी डेट ईयर है। यदि अब बात करो इधर क्या होगा जी, रिसिप्ट्स रुपीज, पेमेंट्स और रुपीज। ये जस्ट लाइक हमारा क्या है जी, कैश बुक। ये जस्ट लाइक क्या है जी, कैश बुक। 11th क्लास के अंदर अपना आपने पढ़ा होगा कि कैश बुक का यदि ओपनिंग बैलेंस की बात करें तो आप असेट्स के सभी बैलेंस डेबिट होंगे। तो टू बैलेंस बीडी, यहां पे ओपनिंग का कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। हो सकता है हमारे पास एक ही बैलेंस हो कैश इन हैंड, तो हम टू बैलेंस बीडी लिख के कैश इन हैंड का बैलेंस लिखेंगे। और यदि हमारे पास दोनों बैलेंस है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो हम दोनों बैलेंस को लिखेंगे। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन न्यू इनोग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यू इनोग्रेट हुई है, नई ऑर्गेनाइजेशन बनी है, तो उस केस में हो सकता है ओपनिंग बैलेंस ना हो क्या सकता है, उसमें होगा ही नहीं, क्योंकि वो उसका इनोग्रेशन ही अभी हुआ है, तो उसका कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। इसके बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को जो मेन सोर्स ऑफ रिसिप्ट होता है वो है सब्सक्रिप्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, चंदा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होता है फ्रॉम मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट डोनेशन, जो हमें दान मिलते हैं। उसके बाद एंट्रेंस फीस, इसके बाद लोकल रेंट, उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इसके बाद सेल ऑफ कोई भी फिक्स असेट्स, इसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस, और इसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट्स, और इसके बाद लीगेसीज। तो जनरली ये रिसिप्ट्स हमें होंगी। इसके बाद पेमेंट साइड की बात करें तो वेजिस एंड सैलरीज, इसके बाद जर्नल एक्सपेंसेस,
इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसके बाद यदि हम कोई स्पोर्ट्स मटेरियल क्या करते हैं जी, परचेज, हो सकता है वो तुमसे परचेज वर्ड ना बोले, बट स्पोर्ट्स मटेरियल यदि पेमेंट साइड में है तो हमने पेमेंट किया है, तो इसका मतलब है हमने स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा है, और खरीदा है तो हमारा पेमेंट होगा। इसके बाद टेलीफोन एक्सपेंस, उसके बाद इंश्योरेंस, मैं ओब्लिक करके डाल देता हूं इसमें, इंश्योरेंस प्रीमियम, इसके बाद पेटी एक्सपेंस, पेटी कैश एक्सपेंस, इसके बाद होनरेरियम टू कोच या सेक्रेटरी। तो होनरेरियम का मतलब है सम्मान के साथ चुकाया गया शुल्क। इसके बाद बाय इन्वेस्टमेंट, बाय इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि हमने इन्वेस्टमेंट को पेमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट को खरीदा है। इसके बाद बाय बैलेंस शीट, यहां पर क्लोजिंग का बैलेंस होगा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो जनरली इसमें कैश इन हैंड दिया होगा और कैश एट बैंक में कैलकुलेट करना होगा। हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद डेबिट का टोटल करेंगे, जितना डेबिट का होगा उतना ही क्रेडिट का होगा, और उसके बाद इन सबको डिडक्ट करने के बाद कैश एट बैंक हमारा बैलेंसिंग फिगर में कैलकुलेट होगा। तो आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए इसके बाद हम बात करते हैं एनपीओ में अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स कि अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स क्या होंगे एनपीओ के। तो एडजस्टमेंट्स ऑफ एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एडजस्टमेंट्स क्या होंगे अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स के अंदर हम यहां 4 अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट होगा सब्सक्रिप्शन, सेकंड फंड्स, थर्ड वन इज कंज्यूमेबल आइटम्स, एंड लास्ट ट्रीटमेंट इज डोनेशन, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस और लीगेसीज, जिसको हम वसीयत बोलते हैं। तो ये अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स हमें एनपीओ में पढ़ने होंगे। यदि ये अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स हमारे क्लियर नहीं है तो एनपीओ में कुछ भी क्लियर नहीं है। एनपीओ करने के लिए इन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स पर पकड़ होना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कंज्यूमेबल्स आइटम्स की। सबसे पहले हम इनमें बात करेंगे कंज्यूमेबल आइटम्स की। हाँ जी, कंज्यूमेबल आइटम्स कंज्यूमेबल आइटम्स वो आइटम्स हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं, वेदर बाय कंज्यूमिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स और बाय यूज, या तो हम उन्हें खा के खत्म करना या फिर यूज करना भी कंज्यूम कहना।
तो कंज्यूमेबल आइटम्स में जैसे स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल और मेडिसिन्स, तो ये कंज्यूमेबल आइटम्स की गणना में आते हैं। सबसे पहले मैं कंज्यूमेबल आइटम्स की फॉर्मेटिंग की बात करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। कंज्यूमेबल आइटम्स मीन्स मे बी स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल एंड मेडिसिन। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। इसके बाद ऐड करेंगे अमाउंट पेड या परचेज ड्यूरिंग द ईयर। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। मैं कहता हूं, सपोज कीजिए कि हमारे पास ओपनिंग में 500 रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल है, हमने 1000 रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल और परचेज किया, तो टोटल कितना हुआ? 1500। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। मैं कहता हूं ओपनिंग में 500 था, 1000 हमने और परचेज करा, तो टोटल कितना हुआ? 1500। लास्ट में हमारे पास 400 रुपए का कंज्यूमेबल आइटम्स बचा, तो कितना आइटम्स हमने कंज्यूम किया? 1100। ठीक है, यहां तक की फॉर्मेट सेम होनी चाहिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स इतना था, इतना और परचेज किया तो ऐड कर दिया, उसके बाद जितना लास्ट में बचा उसे माइनस कर दिया, तो बाकी आइटम हमने क्या किया? कंज्यूम किया। इसके बाद मैं बोलता हूं कि इस साल के शुरुआत में हमारे पास कोई ओपनिंग क्रेडिटर्स है, तो वो किस साल का है? वो हमारा कब का होगा? लास्ट ईयर। और हम जो कंज्यूम निकाल रहे हैं या यूज निकाल रहे हैं, वो कब का निकाल रहे हैं? फॉर द ईयर, इस साल का। तो हम क्या करेंगे? जो भी आइटम पिछले साल का या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा, उसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। मैं कहता हूं इस साल के शुरुआत में ओपनिंग क्रेडिटर्स है, तो ये कब का है? पिछले साल का। ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल आइटम, इसको हम क्या करेंगे जी? माइनस करेंगे, क्योंकि कब का है? पिछले साल का है। इसके बाद क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल आइटम, वो कब का होगा? करंट ईयर का, इसी साल का। हम खर्चा भी कब का कैलकुलेट कर रहे हैं? इस साल का, तो उसे क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो हम ऐड करेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स। इसके बाद मैं कहता हूं जी, इस साल के शुरुआत में हमने कोई एडवांस पे करा है कंज्यूमेबल आइटम्स के लिए, तो इस साल के शुरुआत में हमने जो एडवांस पे करा, तो वो कब के लिए पे करा? इस साल के लिए। तो हम उसे क्या करेंगे? ऐड ओपनिंग एडवांस फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स। इसके बाद इस साल के एंड में जो एडवांस होगा, वो कब का होगा? नेक्स्ट ईयर। हम खर्चा कब का कैलकुलेट कर रहे हैं? दिस ईयर। तो हम क्या करेंगे? उसे माइनस करेंगे, तो लेस करेंगे क्लोजिंग एडवांस फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स। इसके बाद जो भी आएगा
इसमें से कभी कभी 99% क्वेश्चन में तो नहीं होता, 1% क्वेश्चन में कभी कभी सेल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स भी होता है। तो जो भी माल हम सेल करेंगे उसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और उसकी बुक वैल्यू, मान लिया सपोज करिए हमने 20,000 रुपए का माल कंज्यूमेबल आइटम्स 26,000 रुपए का सेल किया है, तो हम यहां से कितना माइनस करेंगे, इसमें से हमने 20,000 रुपए का माल बेच दिया तो उतना हमारे पास से चला गया, तो बाकी जो आइटम होगा वो हमने क्या किया, कंज्यूम किया। तो यहां से एक आइटम लेस होगा, लास्ट वन, सेल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, और उसका क्या होगा जी, बुक वैल्यू। इसके बाद हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा स्टॉक यूज। तो इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट देखेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एनपीओ, डोनेशन। मैं बात करता हूं जी डोनेशन। डोनेशन, दो टाइप की डोनेशन एनपीओ के अंदर देखने को मिलती है। फर्स्ट, जर्नल डोनेशन, जर्नल डोनेशन। जर्नल डोनेशन का मतलब कि ऐसी डोनेशन जो जर्नली हमें मिलती रहती है। इसकी बात सेकेंडरी होती है स्पेसिफिक डोनेशन। जर्नल डोनेशन, जो जर्नल डोनेशन हर साल मिलती रहती है, कंटिन्यूटी में मिलती रहती है। तो इन डोनेशन को हम कहां लिखेंगे, इनको रिकॉर्ड किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एंड सेकेंडरी स्पेसिफिक डोनेशन, ऐसी डोनेशन जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए मिलती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। तो ये डोनेशन का मतलब क्या है कि हमें डोनेशन मिला किसके लिए, बिल्डिंग के लिए, तो इन डोनेशन को हम कहीं और खर्च नहीं कर सकते, इससे हमें क्या करना होगा, बिल्डिंग ही बनवाना पड़ेगा। तो जैसे ये डोनेशन हमें मिला तो ये साथ के साथ हमारी क्या भी हो गई, लायबिलिटी। तो इनको कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। यदि क्वेश्चन के अंदर तुम्हें खाली डोनेशन लिखा हुआ है तो हम उसको जर्नल डोनेशन मानेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस दो टाइप की होती है, एक रिवेन्यू नेचर, दूसरा कैपिटलाइजेशन नेचर। रिवेन्यू नेचर के जितने भी आइटम होते हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रूप यहां पर कौन होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो रिवेन्यू नेचर की एंट्रेंस फीस कहां पर रिकॉर्ड होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो रिवेन्यू नेचर के कहां रिकॉर्ड होंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और यदि एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज नेचर की है तो कैपिटलाइज नेचर के आइटम्स का रिकॉर्डिंग बैलेंस शीट के अंदर होती है। तो ये कहां पर रिकॉर्ड होगी, बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में भी कहां पर, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। जितने भी रिवेन्यू नेचर के आइटम होंगे उनका कनेक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर से होगा, और जितने भी कैपिटलाइज नेचर के आइटम होंगे उनका कनेक्शन बैलेंस शीट के साथ होगा। रिवेन्यू नेचर के आइटम जो जर्नली
इनकर्ड होते रहते हैं, सामान्य तौर पर होते रहते हैं। और कैपिटलाइज नेचर का आइटम जिनका कभी कभी देखने को मिलता है। ठीक, तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे, लाइफ मेंबरशिप फीस। तो लाइफ मेंबरशिप फीस की मेंबर से हमें फीस मिला लाइफ टाइम का, तो ये जनरली एक ही बार मिलता है एक मेंबर से। तो ये रिवेन्यू नेचर का आइटम तो है नहीं जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाए। और यदि मैं बात करूं जनरली टेक्निकल पॉइंट की, यदि मैं बात करूं तो एल फॉर लायबिलिटी, तो लाइफ मेंबरशिप फीस रिकॉर्ड होगा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, और ये जितने भी मैंने ट्रीटमेंट बताए, डोनेशन हुआ, एंट्रेंस फीस हुआ, लाइफ मेंबरशिप फीस हुआ, इनका केवल प्रेजेंटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ के अंदर। तो एनपीओ के अंदर जो हम अकाउंट्स बनाएंगे उनमें केवल प्रेजेंटेशन है, इनमें बहुत ज्यादा खास कोई कैलकुलेशन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट है लीगेसीज। लीगेसीज मींस वसीयत। जैसे मैं बात करूं कि किसी इंसान ने अपनी वसीयत जमीन जायदाद हमारी एनजीओ के नाम लिख दी, तो इसका मतलब है कि जब तक वो जीवित है वो संपत्ति उसकी होगी, जैसे ही उस व्यक्ति का एंड होगा तो वो संपत्ति इस संस्था को दे दी जाएगी। तो इस तरीके की संपत्तियां या लीगेसी जो वसीयत मिलेंगी वो कभी मिलेंगी। तो ये रिवेन्यू नेचर की नहीं होती, ये कहां पर रिकॉर्ड होंगी, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। जैसा कि तुम्हें यह पता लगा कि लाइफ मेंबरशिप फीस एल फॉर लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड जाएगा, लीगेसी एल फॉर लीगेसी, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो ये दोनों लायबिलिटी साइड ही जाएंगे बैलेंस शीट के। तो इसके बाद हम देखेंगे फंड का ट्रीटमेंट एनपीओ के अंदर हम किस तरीके से करेंगे। तो यदि मैं बात करूं फंड सभी लायबिलिटी साइड होंगे बैलेंस शीट में, चाहे वो किसी भी लेवल की बात करें, हम 12th की करें, ग्रेजुएशन की करें, बीकॉम की करें या एमकॉम की करें या सी लेवल पर करें बात, तो जितने भी फंड होंगे वो अवेलेबल होंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब बात आती है, हम फंड बनाते हैं तो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाते हैं और उस पर्पज पर हम फंड को खर्च करेंगे। जैसे मैं बात करूं कि हमने कोई फंड बनाया, टूर्नामेंट फंड, हम इस फंड को बनाते हैं और इसे किसके लिए बनाते हैं कि हमें टूर्नामेंट कराना है, और टूर्नामेंट हमें कराना है 3 साल बाद। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तीन साल बाद हम टूर्नामेंट कराएंगे। एक्टिविटी को अंजाम कब देंगे, 3 साल बाद। अब फर्स्ट ईयर के एंड में हम कुछ पैसा फंड के अंदर डालेंगे। सपोज कीजिए हमने 1 लाख रुपए फंड में डाला। अब ये जो 1 लाख रुपए फंड है, इसका जो इस्तेमाल होगा वो होगा 3 साल बाद, क्योंकि टूर्नामेंट कब होगा, 3 साल बाद। सेकेंड ईयर में जो पैसा इसके अंदर हम डालेंगे वो भी इस्तेमाल कब होगा, मींस नेक्स्ट ईयर, उसके 1 साल बाद। तो ये जो फंड में पैसा रखा होगा वो रख के बढ़ेगा तो है नहीं, तो उसको हम कैसे फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं, तो उस फंड को हम फर्दर इन्वेस्ट करेंगे। तो फंड को यदि हम इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट लगाएंगे तो उससे हमारा इनकम होगा। इनकम मींस इंटरेस्ट मिलेगा। अब इन्वेस्टमेंट लगाएंगे तो इनकम मींस इंटरेस्ट मिलेंगे या फिर उससे कोई रिसिप्ट होगा।
किसी भी नेचर ग्रुप में ये जो इंटरेस्ट होगा यदि ये रिसीव्ड है तो ये ऐड होगा सेम फंड में, ऐड इन सेम फंड। और यदि ये एक्रूड है, एक्रूड का मतलब कमा लिया पर हमें मिला नहीं, तो ये ऐड तो होगा ही होगा, ऐड इन सेम फंड। बट साथ में हम इसे कहां शो करेंगे कि कमा लिया मिला नहीं, तो ये हमारी क्या है, असेट्स। तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में प्रेजेंट किया जाएगा। अब बात आती है इंटरेस्ट, जो फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसको ऐड क्यों करेंगे, क्यों? क्योंकि जो भी हमने इन्वेस्टमेंट लगाया है वो टूर्नामेंट फंड से लगाया है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी इनकम होगा उसका श्रेय किसको जाता है, फंड को जाता है। क्योंकि यदि हमारे पास वो फंड ना होता तो हम वो इन्वेस्टमेंट ना लगा पाते, इसलिए उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट रिसीव होगा हम उसको ऐड करेंगे सेम फंड के अंदर। और यदि इंटरेस्ट एक्रूड है तो ऐड तो होगा ही होगा, साथ में उसे असेट साइड दिखाएंगे। अब बात आती है कि एक्सपेंस, क्योंकि जब हम टूर्नामेंट कराएंगे तो वहां पे टूर्नामेंट के लिए हमने फंड बनाया या किसी भी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, तो जब एक्सपेंस होगा तो हम इसे लेस करेंगे सेम फंड से, लेस फ्रॉम एक्सपेंस यदि रिलेटेड है, रिलेटेड मीन्स फंड से संबंधित है, तो हम इसे लेस करेंगे फ्रॉम सेम फंड। और यदि एक्सपेंस नॉट रिलेटेड है, नॉट रिलेटेड मीन्स उसका फंड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे मैं बात करूं कि हमारे पास टूर्नामेंट फंड है और खर्चा भी टूर्नामेंट एक्सपेंस, तो टूर्नामेंट फंड टूर्नामेंट एक्सपेंस, तो टूर्नामेंट एक्सपेंस टूर्नामेंट फंड से ही माइनस होगा। क्यों? क्योंकि टूर्नामेंट एक्सपेंस के पापा टूर्नामेंट फंड है जिनसे वो ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएगा। मैं बात करता हूं टूर्नामेंट फंड है और एक्सपेंस से प्राइज अवॉर्डेड या प्राइज एक्सपेंस, तो टूर्नामेंट फंड और प्राइज अवॉर्डेड मींस प्राइज एक्सपेंस इज नॉट रिलेटेड टू फंड। इसका मतलब प्राइज अवॉर्डेड के पापा कौन है, प्राइज फंड, और प्राइज फंड यहां पर नहीं है। यदि प्राइज फंड होता तो वो प्राइज फंड से माइनस हो जाता, बट प्राइज फंड नहीं है तो वो अनाथ है, और अनाथ का मतलब वो कहां जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहां पे सबका मालिक एक है, कौन? यदि एक्सपेंस नॉट रिलेटेड है, अनाथ है, तो वो कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो इस नेक्स्ट स्टेटमेंट है सब्सक्रिप्शन। तो इसके बाद आइए बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। हाँ जी, सब्सक्रिप्शन के लिए हम बात करूं तो सब्सक्रिप्शन के ट्रीटमेंट में क्या होगा, सब्सक्रिप्शन में दो ट्रीटमेंट होंगे। फर्स्ट ट्रीटमेंट है when number of member is given and amount contribution is also given। इसका मतलब when number of member is given एंड अमाउंट कंट्रीब्यूशन इज ऑल्सो गिवन। तो यहां पे क्या होगा,
मैं कहता हूं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास 500 मेंबर्स हैं और ईच मेंबर्स पे ₹100। तो कहता है कि 500 मेंबर है और हर एक 100 रुपए देगा। तो हमारा कितना हुआ? 500 इंटू में 100, तो कितना हुआ? 50,000। तो कैसे निकालो? नंबर ऑफ मेंबर इनटू में अमाउंट कंट्रीब्यूशन। मैं कहता हूं जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 500 मेंबर्स हैं, ईच पे करता है ₹100। तो हमारा कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर का? 50,000 रुपए। तो हमारा इस साल का कितना होगा? 50,000 फॉर द ईयर। तो मैं कहता हूं जी देयर आर 500 मेंबर्स एंड ईच पे ₹100। तो इसका मतलब क्या हुआ? 500 मेंबर हर एक 100 रुपए देगा। तो कितना बनता है हमारे इस साल का? 50,000, जिसको हम कहां दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमारा इस साल से संबंधित कितना बनता है? 50,000 रुपए। तो ये ट्रीटमेंट कब लगेगा? जब नंबर ऑफ मेंबर्स और अमाउंट कंट्रीब्यूशन दिया होगा। अब सेकंड ट्रीटमेंट आता है कि यदि नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं दिया हुआ, तो उस केस में क्या होगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर है, इसका मतलब है कि हमें टोटल इतना रिसीव्ड हुआ, चाहे वो इस साल से संबंधित है, चाहे पिछले साल से संबंधित है, चाहे वो नेक्स्ट ईयर से संबंधित है। इसके अंदर टोटल इतना रिसीव्ड हुआ। इसके बाद मैं कहता हूं जी इस साल के शुरुआत में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, तो वो कब का है? पिछले साल का। हम इनकम कब कैलकुलेट कर रहे हैं? इस साल की। तो उसे क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो लेस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस करेंगे। इसके बाद मैं कहता हूं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। इस साल के एंड में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, तो कब का? इस साल का। तो क्या करेंगे? ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। और ये जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होगा वो कौन सा होना चाहिए? फॉर द ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी मैं बात करूंगा। तो ये जो आउटस्टैंडिंग होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? फॉर द ईयर। इस साल का, इस साल से संबंधित हमें लगता है कि इतना बनता है, इतना हमारा मिलना चाहिए था जो हमें नहीं मिला, तो हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो हमारा इतना बनता है। मैं कहता हूं इस साल के शुरुआत में एडवांस मिला। इस साल के शुरुआत में एडवांस मिलने का मतलब है पिछले साल के एंड में एडवांस था वो, पिछले साल का एंड, इस साल का बिगिनिंग। तो इस साल के शुरुआत में एडवांस का मतलब है पिछले साल के एंड में जो एडवांस मिला वो कब के लिए मिला? इस साल के लिए। तो हम उसे क्या करेंगे? ऐड करेंगे ओपनिंग प्रीपेड या एडवांस। सीधा ओपनिंग प्रीपेड को हमें ऐड करना है। इस साल के एंड में जो एडवांस मिलेगा वो कब के लिए होगा? नेक्स्ट ईयर के लिए। तो उसे हम क्या करेंगे? लेस। तो लेस करेंगे क्लोजिंग प्रीपेड या एडवांस, क्योंकि इस साल के एंड में जो एडवांस मिलेगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा। और हम इनकम कब की कैलकुलेट कर रहे हैं? इस साल के। तो हम इसे क्या करेंगे? लेस करेंगे। जो निकल कर आएगा वो आएगा सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। अब बात आती है, मैंने लिखा था फॉर द ईयर। एक होता है फॉर द ईयर, एक होता है एज ऑन, एज एट और एज इन। फॉर द ईयर का मतलब होता है इस साल का, एज ऑन का मतलब है उस डेट पर। मैं कहता हूं फॉर द ईयर का मतलब है इस साल से रिलेटेड हमारा इतना आउटस्टैंडिंग है, इस साल का, तो उसे हम सीधा ऐड करेंगे।
और यदि एज ऑन का मतलब है उस डेट पर हमारा इतना बनता है, जैसे मैं कहूं कि साल के एंड में 5000 आउटस्टैंडिंग है एज ऑन, तो एज ऑन का मतलब है उसमें इस साल का भी है और पिछले साल का भी है। जबकि हम इनकम कब कैलकुलेट कर रहे हैं, इस साल की, तो उसमें से हम जितना भी पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग है उसे हटाएंगे और बाकी उसे क्या बनाएंगे, फॉर द ईयर। जिसमें तुमसे बात करूं कि पिछले साल से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 31 मार्च 2019 रुपीज 8000। हमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन दिया हुआ है 31 मार्च 2020, ये कितना दिया हुआ है, रुपीज 12000। और उसने बताया कि जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ रुपीज 50,000 इंक्लूडिंग रुपीज 5,000 और 18-19। तो उसमें 5,000, ये जो 50,000 में टोटल रिसीव हुआ उसमें 5,000 पिछले साल के जुड़े हुए हैं। पिछले साल आउटस्टैंडिंग था कितना, 8,000, जिसमें से 5,000 हमें मिल गया। अभी भी पिछले साल से संबंधित कितना आउटस्टैंडिंग है, 3,000। अब यहां पर नोटिस कीजिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 12,000 एज ऑन का मतलब उस डेट पर, ये फॉर द ईयर का नहीं है, ये एज ऑन का मतलब उस डेट पर इतना है 12,000। इसमें 3,000 कब का है, अभी भी पिछले साल का। क्यों, क्योंकि पिछले साल का 8,000 था जिसमें से 5,000 रिसीव हो गया, तो अभी भी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना है इस 12,000 में, प्रीवियस ईयर का 3,000। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना होगा, 9,000। ये क्या लाएगा, करंट ईयर का मींस फॉर द ईयर। ये क्या था, 12,000 एज ऑन था, जिसमें 3,000 अभी भी पिछले साल का है, तो 9,000 फॉर द ईयर इस साल का। तो यहां पे फॉर द ईयर देंगे। और ये चीज जो देखनी है हमें वो आउटस्टैंडिंग के लिए देखनी है, प्रीपेड से हमें कोई मतलब नहीं है। और वो भी आउटस्टैंडिंग में भी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के लिए, हमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के लिए ये चीज देखनी है कि फॉर द ईयर होना चाहिए।